हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पहल अकेडमी। पहल अकेडमी के यूट्यूब चैनल पे आप सबका फिर से स्वागत है। आज हम करने जा रहे हैं अपनी करंट अफेयर की क्लास। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि EORO की एग्ज़ाम है वो मई में है। सब उसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में अभी लगे हुए हैं। तो सबने एक बार अपना कोर्स है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लिया है। तो अगर रिविज़न करना है आपको तो सारा कोर्स कंप्लीट कोर्स आपका पहल अकेडमी के जो टेलीग्राम चैनल है उस पर आपको अवेलेबल है। तो आप एक बार उसको पढ़िए ताकि आपका जल्दी से रिवीजन हो जाए। उसमें पार्ट ए का प्लस आपका पार्ट बी का, ये देखो पार्ट बी के हैंड रिटन नोट्स और पार्ट ए के जितने भी सिलेबस में अपने इंडियन हिस्ट्री, राजस्थान की हिस्ट्री, आर्ट कल्चर, पॉलिटी, ज्योग्राफी या करंट अफेयर से रिलेटेड है, वो सब चीज़ें अपने टेलीग्राम चैनल पे आपको अवेलेबल है। तो आप वहाँ से उसको डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। आज शुरू करते हैं आज की क्लास। आज का अपना पहला सवाल क्या है? चीन सीमा जो लद्दाख से लगती है अपनी चीनी सीमा, वहां पर सेना इकाई का नेतृत्व करने वाली पहली महिला निम्न में कौन सी है? एक महिला जो चीनी सीमा पर जो लद्दाख क्षेत्र से लगी हुई है वहां पर जो सैन्य इकाई है उसका जो नेतृत्व दिया गया है, सैन्य नेतृत्व, वो एक महिला को दिया है। और वो पहली महिला निम्न में से कौन है? तो देखते हैं, शिवा चौहान, कर्नल गीता राणा, पूनम राठौड़ या अभिलाषा बराक। तो इसका राइट आंसर है कर्नल गीता राणा। इनको जो लद्दाख से सटी हुई अपनी चीनी सीमा है उसका सैन्य नेतृत्व दिया है और कर्नल गीता राणा इस तरह का सैन्य नेतृत्व करने वाली पहली महिला है। ध्यान में रखना, ठीक है। कर्नल गीता राणा ने पहली बार लद्दाख क्षेत्र में एक स्वतंत्र इकाई है उसकी कमान संभाली है। जनवरी 2023 में सेना ने पहली बार विश्व के सबसे ऊंचे और ठंडे युद्ध क्षेत्र है सियाचिन, ये बहुत बार मैंने क्लास में बताया, उसमें एक महिला अधिकारी जिसमें का नाम था कैप्टन शिवा चौहान, उनको अपॉइंट किया था। अब आपको ध्यान में रखना है कि जो कैप्टन शिवा चौहान है उसको सियाचिन क्षेत्र में जो सैन्य इकाई है उसका नेतृत्व दिया था और कर्नल गीता राणा को लद्दाख क्षेत्र में एक जो स्वतंत्र इकाई है सेना की उसका नेतृत्व सौंपा है। क्लियर? सॉरी। अगला सवाल है, के बिड़ला फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है व्यास सम्मान। वो व्यास सम्मान 2022 का किसे सम्मानित करने की घोषणा की गई है कि व्यास सम्मान 2022 किसे देंगे और व्यास सम्मान देता कौन है? के बिड़ला फाउंडेशन का है। तो ये एक असगर वजाहत को, प्रोफेसर शरद पगारी, ज्ञान चतुर्वेदी या नसीरा शर्मा। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ज्ञान चतुर्वेदी। के बिड़ला फाउंडेशन का व्यास सम्मान 2022 दिए जाने की घोषणा की गई है ज्ञान चतुर्वेदी जी को। अब मैं आपको बताती हूँ व्यास सम्मान के बारे में थोड़ा। तो व्यास सम्मान भारतीय साहित्य में किए गए योगदान के लिए दिया जाने वाला, एक तो साहित्यिक क्षेत्र में होता है, ये तो पता है सबको। अब ज्ञानपीठ पुरस्कार है वो भारत में साहित्य के क्षेत्र में अगर कुछ काम किया गया है तो उसके लिए दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है। कौन सा? ज्ञानपीठ पुरस्कार। और व्यास सम्मान उसके बाद सेकंड लार्जेस्ट है, तो दूसरा सबसे बड़ा साहित्यिक सम्मान है। इस पुरस्कार को 1991 में के बिड़ला फाउंडेशन देता है, इसने प्रारंभ किया था। और के बिड़ला फाउंडेशन द्वारा पिछले 10 सालों के दौरान प्रकाशित किसी भारतीय नागरिक द्वारा लिखित हिंदी में जो उत्कृष्ट साहित्य कार्य है उसके लिए दिया जाता है। 3 कंडीशन है। सबसे पहले आपको क्या ध्यान रखना है कि व्यास सम्मान किसके द्वारा दिया जाता है? के बिड़ला फाउंडेशन के द्वारा। 1991 से इसकी शुरुआत हुई थी। ये बिड़ला फाउंडेशन ये देखता है कि अगर हिंदी भाषा में, कौन सी हिंदी भाषा में पिछले 10 साल से कोई इस तरीके का उत्कृष्ट साहित्यिक प्रकाशन या रचना है वो ही है तो उसके लिए ये दिया जाता है। तो हिंदी भाषा में और लास्ट के 10 सालों के दौरान प्रकाशित किसी भारतीय नागरिक द्वारा, देखो 3 इसमें कंडीशन है, एक तो भारतीय नागरिक है उसके द्वारा लिखित होनी चाहिए, पिछले 10 वर्षों के दौरान होना चाहिए उसका प्रकाशन, और हिंदी भाषा में उत्कृष्ट साहित्य कार्यों के लिए के बिड़ला फाउंडेशन द्वारा व्यास सम्मान दिया जाता है। डन। अभी ये कौन सा है? अगर नंबर में देखें तो ये है 32वां व्यास सम्मान, ज्ञान चतुर्वेदी जी को दिया गया है। उनकी कृति का नाम है पागल खाना। समझ में आया? कृति भी आपको याद रखनी है, किस रचना के लिए? पागल खाना के लिए। और साहित्यकार का नाम रखना है याद, उसको ज्ञान चतुर्वेदी जी को। और 32वां भी याद रखना है। कई बार क्या होता है पेपर सेटिंग इस तरीके से होती है कि ये घोषणा हुई मान लो, उससे पहले 31वां दिया गया होगा, है ना। तो आपको पेपर में ये मिल जाए बाई चांस
कि 31वां व्यास सम्मान निम्न में से किसको दिया गया, तो वो कोई और होगा। यहाँ बात करें हम 32वां व्यास सम्मान, इस वजह से ये आपको लिस्ट याद रखनी जरूरी है कि ये कौन सा सम्मान है। 2022 का 32वां व्यास सम्मान ज्ञान चतुर्वेदी जी को दिया गया है और पागल खाना उनकी कृति का नाम है। अगला सवाल है, निम्न कथनों पर विचार करना है कि कौन सा कथन इनमें से सही है। चक्रवात फ्रेडी सबसे लंबे समय तक रहने वाला चक्रवात बन गया है। अभी हाल फिलहाल में आया होगा, आपने न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा कि चक्रवात फ्रेडी है, वो बहुत लंबे टाइम तक, सबसे लंबे समय तक रहने वाला एक चक्रवात है। ये रिकॉर्ड बनाया है इसने। यह चक्रवात दक्षिण हिंद महासागर के ऊपर, कौन सा, दक्षिणी हिंद महासागर के ऊपर 32 दिनों तक ये सक्रिय रहा है। तो इसमें से कौन सा कथन सही है, एक, दो, एक और दो, ना एक या ना दो। तो इसका राइट आंसर होगा एक और दो, यानी ये दक्षिणी हिंद महासागर में जो ये फ्रेडी चक्रवात है ये रहा है और लगभग 32 दिनों तक ये एक्टिव रहा और ये सबसे लंबे समय तक रहने वाला चक्रवात बन गया है। अगला है मेरापीज ज्वालामुखी, ये भी चर्चा में रही थी न्यूज़पेपर में बहुत। तो इस मेरापीज ज्वालामुखी है, इसका जो एक तरीके से एक्टिव वोल्केनो है, सक्रिय ज्वालामुखी है, ये कहाँ हुआ, अभी हाल फिलहाल में हुआ, तो मलेशिया, इंडोनेशिया, फिलीपींस या जापान। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों इंडोनेशिया में मेरापीज ज्वालामुखी है। वो कहाँ पर एक्टिव हुई फिर से, तो ये है अपना इंडोनेशिया। अगला सवाल है, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो है ना, उसने अपने किस ऑपरेशन के माध्यम से अलग अलग आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त जो भगोड़े हैं उनका प्रत्यारोपण किया था और उसके लिए एक अभियान चलाया था, ऑपरेशन चलाया था। तो उस ऑपरेशन का नाम क्या है, ये सवाल पूछ रहा है। ऑपरेशन त्रिशूल, ऑपरेशन नेत्र, ऑपरेशन शक्ति या ऑपरेशन तिरंगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑपरेशन त्रिशूल। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो है, उसने ऑपरेशन त्रिशूल के माध्यम से जो भी भगोड़े थे, किसी भी तरीके की आपराधिक गतिविधियों में जो संलिप्त थे, लगे हुए थे, उनको प्रत्यारोपण करना है। तो इसके लिए एक अभियान चलाया था, ऑपरेशन चलाया था, उसका नाम था ऑपरेशन त्रिशूल। क्लियर। अगला एक सैन्य अभ्यास, समुद्री भागीदारी अभियान MPX भारतीय नौसेना द्वारा किस देश की संयुक्त भागीदारी में ये संपन्न किया है। तो ये इजराइल, फ्रांस, संयुक्त राज्य अमेरिका या ब्रिटेन। तो इसका राइट आंसर होगा फ्रांस। अभी फ्रांस के साथ हुआ था MPX, जो समुद्री भागीदारी अभियान था, नौसेना के बीच में हुआ था, याद रखना। अगला सवाल क्या है, संयुक्त राष्ट्र संघ किसी देश को अल्प विकसित देश के रूप में मान्यता देता है ना, कि ये अल्प विकसित है, ये विकसित या ये विकासशील देश है। तो जो अल्प विकसित देश है, संयुक्त राष्ट्र संघ की जो लिस्ट है जिसमें वर्गीकरण किया गया है, तो उसके लिए कुछ मानदंड निर्धारित किए गए हैं। तो जो मानदंड अपनाता है वो कौन कौन से हैं, मैं आपको नीचे कथन 3 दे रखे हैं, तो आपको बताना है कि इन मानदंडों में से कौन से मानदंड ऐसे हैं जो संयुक्त राष्ट्र संघ किसी भी देश को अल्प विकसित देश है उसके रूप में वर्गीकृत करता है। तो ये एक तो है 3 वर्षों में औसत उसकी प्रति व्यक्ति आय, सकल राष्ट्रीय जो आय है वो 1230 अमेरिकी डॉलर की सीमा से, 1230 अमेरिकी डॉलर की सीमा से कम हो, एक तो होगी ये। दूसरा जो मानव संपदा सूचकांक है उसमें उसका जो प्रदर्शन है वो बिल्कुल कमजोर हो। क्लियर। तीसरा प्राकृतिक आपदाओं का सामना करने या किसी तरह का अगर इकोनॉमिक क्राइसिस आ जाए तो उसका सामना करने में वो देश सक्षम ना हो। तो ये मापदंड है जो कोई भी संयुक्त राष्ट्र संघ किसी भी देश को इनके माध्यम से एक अल्प विकसित राष्ट्र के रूप में उसको वर्गीकृत करता है। तो कौन सा कथन सत्य है, तो ये तीनों कथन अपने सत्य है। तो इसका राइट आंसर होगा उपयुक्त सभी। अभी हाल ही में संयुक्त इस वजह से ये चर्चा में यह सवाल बनाया है क्योंकि भूटान है उसको ये बोला गया है कि जनवरी अभी 23 चल रहा है, तो इस 2023 के लास्ट तक अल्प विकसित देश है उसकी कैटेगरी से उसको बाहर कर देंगे। क्लियर। ये बोला यहाँ कि वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ ने LDC देश है उसके रूप में कितने देशों को सूचीबद्ध किया है, 46 देशों को सूचीबद्ध किया है और भूटान 2023 के अंत तक इस सूची से बाहर होने वाला 7वां देश बन जाएगा। ओके है ना। तो इस संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा सूचीबद्ध ऐसे विकासशील देश होते हैं ये अल्प विकसित देश जो सामाजिक और आर्थिक विकास की निम्नतम संकेतक एक तरीके से प्रदर्शित करते हैं। क्लियर, समझ में आ गया। अगला है हरित जलवायु कोष, इंग्लिश में ग्रीन क्लाइमेट फंड, नाम सुना होगा आपने, GCF। इसकी 35वीं बैठक अभी आयोजित की गई।
तो अध्यक्षता की निम्न में किस देश द्वारा की जाएगी? अभी 35वीं इसकी बैठक होगी, इसकी साल में 2 बैठकें होती हैं ग्रीन क्लाइमेट फंड की। तो इस 35वीं बैठक की अध्यक्षता निम्न में से किस देश के द्वारा की जाएगी? रवांडा, दक्षिण कोरिया, फ्रांस या ब्रिटेन? तो इसका राइट आंसर होगा रवांडा। ये ग्रीन क्लाइमेट फंड है, ये इस वजह से आया था कि इसको स्थापना करने का उद्देश्य ये था कि जो भी विकासशील देश है वो अगर किसी भी तरीके से जो ये ग्रीन हाउस गैसेज उनका उत्सर्जन हो रहा है तो उनको किस तरीके से कम करें, प्लस अगर उत्सर्जन हो गया तो उसको जो उस पर जो प्रतिकूल प्रभाव पड़ रही है उसको कम करने के लिए क्या प्रयास करें, तो उसके लिए उनको फंड उपलब्ध करवाना, इसका मकसद ये था। तो ये 2010 में स्थापित हुआ था ग्रीन क्लाइमेट फंड। इसका उद्देश्य मैंने आपको बता दिया कि जो भी विकासशील देश है वो अगर ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने और उनके प्रतिकूल प्रभाव से निपटने में मदद करने के लिए इस फंड की स्थापना की गई थी। इसका सचिवालय है, ये भी याद रखना आ सकता है, दक्षिणी कोरिया के इंचियोन के सोगोंडू प्रांत में है। इंचियोन याद रख लेना आप। इसकी प्रतिवर्ष लगभग 3 बैठकें आयोजित होती है और इसकी 35वीं बैठक हुई है। वो राजधानी रवांडा की राजधानी क्या है? किगाली। तो रवांडा की राजधानी किगाली में इसके आयोजन किया गया है 35वीं बैठक का। क्लियर, समझ में आया? अगला है विश्व उपभोक्ता दिवस। वर्ल्ड जो कंज्यूमर दिवस होता है, राइट दिवस, वो कब मनाया जाता है? तो वर्ल्ड विश्व उपभोक्ता दिवस है वो 4 मार्च, 10 मार्च, 15 मार्च या 25 मार्च। तो इसका राइट आंसर है 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता दिवस है वो मनाया जाता है। बोल्ड कुरुक्षेत्र सैन्य अभ्यास, मैं आपको हर देश के साथ होता है सैन्य अभ्यास, जो जिस मंथ में आयोजित होता है वो सब हम अपनी क्लास में कवर करते हैं। तो अभी हाल में हुआ बोल्ड कुरुक्षेत्र एक सैन्य अभ्यास है। ये भारत के द्वारा किस देश के साथ किया जाने वाला सैन्य अभ्यास है? तो आपको पता होना चाहिए, जापान के साथ, सिंगापुर, दक्षिण कोरिया या फ्रांस। तो इसका राइट आंसर होगा सिंगापुर। तो सिंगापुर के साथ, और भारत और सिंगापुर की सेना दोनों संयुक्त सैन्य अभ्यास है बोल्ड कुरुक्षेत्र। और कोई है तो देख लेते हैं। ये इंपॉर्टेंट इस वजह से कि इसका आयोजन किया गया था वो कहाँ था? देखो, भारतीय सेना ने भारत के जो जोधपुर सैन्य स्टेशन है वहाँ पर ये द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास है, इसका 13वां संस्करण है, इसका आयोजन किया था। और इसके अलावा अन्य सैन्य अभ्यास देखिए तो सिमटैक्स जिसमें थाईलैंड भी भाग लेता है और अग्नि योद्धा, ये भी भारत और सिंगापुर के बीच होने वाले सैन्य अभ्यास है। अगला सवाल है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान है, जो एक राष्ट्रीय स्तर का अभियान है। शिक्षा, जो बालिका शिक्षा है उसको बढ़ावा देने के लिए, प्लस जो बालिकाओं की जो मृत्यु होती है उसको रोकने के लिए। तो ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान है ताकि लिंगानुपात है वो बढ़ाया जा सके। तो इसके लिए भारत सरकार का एक अभियान चल रहा है ये राष्ट्रीय स्तर पर। तो इसमें राज्य स्तर पर प्रथम पुरस्कार राजस्थान में देखें तो किस जिले को ये अवार्ड दिया गया है, ये सवाल है अपना। तो दौसा जिले को, चूरू को, हनुमानगढ़ को या जयपुर को? तो याद रखना इसका राइट आंसर है हनुमानगढ़ को। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना है, इसमें स्टेट वाइज लिस्ट जारी होती है, प्लस हर स्टेट अपना लिस्ट जारी करता है कि कौन सा जिले में कौन सा ऐसा जिला है जिसने अच्छा काम किया है। तो अब 2000 जो ये वाला जो अभी आया है इसमें एक सबसे सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है वो है हनुमानगढ़ प्रथम स्थान पर, और द्वितीय स्थान पर अगर आपसे कोई पूछ ले तो वो है अलवर जिला, और तृतीय स्थान पर है वो है अपना चूरू जिला। तो ये आप ध्यान में रखना। अगला है निम्न कथनों पर विचार कीजिए। प्रदेश के सभी ब्लॉक मुख्यालय पर ध्यानचंद स्टेडियम बनेंगे। एक तो सबसे पहले ये खेल से संबंधित सवाल है अपना, जो ध्यानचंद योजना स्टेडियम योजना थी उसके तहत ये बात की गई है कि प्रत्येक ब्लॉक स्तर पर, ब्लॉक के लेवल पर हम क्या बनाएंगे? ध्यानचंद स्टेडियम बनाएंगे ताकि बच्चों को खेलने के लिए एक स्पेस मिल सके। स्टेडियम मनरेगा योजना के तहत जिला परिषद के माध्यम से बनाए जाएंगे। इसमें से आपको सही स्टेटमेंट बताना है। वर्ष 2023-24 में स्टेडियम निर्माण हेतु चरणबद्ध रूप से 1 करोड़ रुपए दिए जाएंगे ताकि स्टेडियम का निर्माण हो सके। तो अलग अलग किस्तों में क्या करेंगे? 1 करोड़ रुपए तक का दिया जाने का प्रावधान किया गया 23-24 के इसमें बजट में। तो इसके तहत कौन सा कथन आपका सत्य है? केवल 1, केवल 2, 1 और 2 या उपयुक्त सभी?
तो इसका आंसर होगा आपका आंसर डी, यानी ये सभी सही है। जो ध्यानचंद स्टेडियम है उसका ब्लॉक स्तर पर निर्माण किया जाएगा और जिला परिषद निर्माण करेगी। मनरेगा के तहत इन स्टेडियम का निर्माण होगा और 23-24 में ये बोला है कि इसके निर्माण कार्य के लिए 1 करोड़ रुपए तक का प्रावधान किया गया है। क्लियर। अगला सवाल है, प्रदेश में संरक्षित वन क्षेत्र कितना प्रतिशत है? 9.7%, 3.92, 5 या फिर 20%। तो इसका राइट आंसर होगा 3.92% है जो प्रदेश में संरक्षित वन क्षेत्र है। अब कुल देख लेते हैं कितना कुल वन क्षेत्र का, राजस्थान के कुल वन क्षेत्र का 9.7% वन क्षेत्र है और प्रदेश में संरक्षित वन क्षेत्र बढ़कर 3.92% हो गया है। 15 स्थान हैं जिनको राजस्थान में इको सेंसिटिव जोन के रूप में घोषित किया गया है और सरकार ने नई वन नीति के तहत ये बोला है कि 20% भूमि वन आच्छादित करने का लक्ष्य रखा है। ठीक है। अगला सवाल है, संजय दुबरी टाइगर रिजर्व, ये था अभी चर्चा में था, संजय दुबरी टाइगर रिजर्व, ये कहाँ पर स्थित है? उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, उत्तराखंड में या सिक्किम में? तो इसका राइट आंसर होगा मध्य प्रदेश में। संजय दुबरी टाइगर रिजर्व है, ये चर्चा में रहा था, तो कहाँ पर है इसकी लोकेशन? मध्य प्रदेश में। अगला सवाल है, निम्न में से कहाँ शंघाई सहयोग संगठन के पर्यटन मंत्रियों की बैठक आयोजित की गई? किसकी? एससीओ के पर्यटन मंत्रियों की बैठक आयोजित की गई। तो वाराणसी, शंघाई, अस्थाना या कोच्चि? तो इसका राइट आंसर होगा वाराणसी में। शंघाई एससीओ के पर्यटन मंत्रियों की बैठक हुई थी वाराणसी में। अब देखते हैं शंघाई सहयोग संगठन है क्या। 17-18 मार्च 2023 को वाराणसी में शंघाई सहयोग संगठन के जो पर्यटन मंत्री हैं उनकी बैठक हुई और ये एससीओ की पहली सांस्कृतिक राजधानी किसको बनाया गया? वाराणसी को बनाया गया। ये भी आपके सवाल आ सकता है कभी कभार, है ना। ध्यान रखना कि निम्न में कौन सा है ऐसा स्थान है जो एससीओ की, जिसे एससीओ की पहली सांस्कृतिक राजधानी के रूप में घोषित किया गया है, तो वो है वाराणसी। एससीओ के बारे में बात करें तो इसका गठन हुआ था 2001 में। ये एक अंतर सरकारी संगठन है और भारत इस संगठन का वर्तमान में अध्यक्ष है, एससीओ का अध्यक्ष है। और इसमें कितने मेंबर है? टोटल 8 सदस्य हैं, वो एससीओ के मेंबर हैं। लास्ट पीछे के वीडियोस देखना, उसमें मैंने एससीओ के ये 8 मेंबर हैं वो मैंने बता रखे आपको, तो ध्यान में रखना वर्तमान में भारत एससीओ का अध्यक्ष है। अगला सवाल है, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इंस्टीट्यूट है, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, जिसको शॉर्ट में बोलती है सिप्री, है ना। उसकी एक रिपोर्ट आई थी, इसके अनुसार भारत को हथियारों का सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता देश निम्न में कौन सा है ना। तो इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग फ्रांस है ये, रूस, इजराइल या संयुक्त राज्य अमेरिका? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों रूस। 13 से 17 तक और 18 से 22 तक के आंकड़े इस सिप्री की रिपोर्ट में है। इसमें भारत को हथियारों का सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता देश है, वो कौन सा है? रूस है अपना। और जो फ्रांस है वो भारत का दूसरा सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता देश है, वो बनकर उभरा है। ठीक है, याद रखना। तो भारत को इस रिपोर्ट के अनुसार भारत को सबसे ज्यादा अगर हथियारों का आपूर्ति कर रहा है तो वो कौन सा देश है? रूस है। अगला सवाल है, हाल ही में रक्षा अनुसंधान संगठन यानी डीआरडीओ ने वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम, ये रहा था न्यूज में, मिसाइल के लगातार 2 सफल परीक्षण किए हैं वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम के। यह परीक्षण ओडिशा के चांदीपुर का जो टेस्ट रेंज, जो इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज है, वहां से इसका परीक्षण किया गया था। ये अलग से सवाल भी इस पैटर्न के आरपीएससी पूछती है कि आपसे सिंपल भाषा में पूछ ले कि वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम है जिसके हाल में 2 सफल परीक्षण किए गए हैं, उसका सफल परीक्षण निम्न में कहाँ से किया गया है? तो हमें ध्यान में रखना है कि उड़ीसा के चांदीपुर जो टेस्ट रेंज क्षेत्र है वहाँ से इसका सफल परीक्षण हुआ है। यह सिस्टम एक मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम है जो कम दूरी पर और कम ऊंचाई वाले जो हवाई खतरे हैं उनको बेअसर करने के लिए काम में आता है। जब भी इसके नाम से पता चला वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम, बहुत ही कम दूरी की और बहुत ही कम ऊंचाई की जो भी हवाई खतरे हैं उनको नियंत्रित करने में ये मिसाइलें काम में आती हैं। अभी डीआरडीओ ने उड़ीसा के चांदीपुर जो रेंज है टेस्ट रेंज, वहां से इसका सफल परीक्षण किया है। तो इसमें से कौन सा सत्य कथन है? तो मैं हमने चर्चा कर ली, तो ये सब के सब आपके कथन है, ये सत्य है, उपयुक्त सभी। क्लियर।
अगला है, निम्न में कौन सा दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड रॉकेट है? 3D प्रिंटेड रॉकेट निम्न में कौन सा है जो दुनिया का पहला है? टेरान 1, सुप्रीमो, स्टार या टिस्को? तो इसका राइट आंसर होगा टेरान 1 है। टेरान 1 खबरों में रहा, ये दुनिया का ही पहला 3D प्रिंटेड रॉकेट है। अगला सवाल है, वर्तमान में संसद में स्थायी समितियों की संख्या कितनी है? तदर्थ समिति, स्थायी समिति। संसद में दो तरीके की समिति होती है। तदर्थ किसी पर्टिकुलर कोई केस है उसी के लिए उसका गठन किया जाता है, जबकि स्थायी समिति है ये स्थायी होती है। तो स्थायी समितियों की संख्या कितनी है? 10, 14, 24 या 30? तो इसका राइट आंसर होगा वर्तमान में संसद में स्थायी समिति है उसकी संख्या है 24। अब देखते हैं इन 24 का कौन गठन करता है, इसका क्या काम है। लोकसभा में नियम समिति की सिफारिश पर इन स्थायी समिति है इनका गठन किया गया था। नियम समिति में सिफारिश की जब इन स्थायी समितियों की स्थापना हुई। वर्तमान में याद रखना दोस्तों इनकी संख्या कितनी है? 24 है। प्रत्येक स्थायी समिति में कितने सदस्य होते हैं? 31 सदस्य हैं, जिनमें से लोकसभा से आपके होती है 20 सदस्य और राज्यसभा से आपके होते हैं 10 सदस्य। समझ में आया? 24 स्थायी समिति है, प्रत्येक में कितने सदस्य होते हैं? कुल 31 सदस्य। लोकसभा से आपके 21 सदस्य प्लस आपके राज्यसभा से 10 सदस्य। किसी मंत्री को स्थायी समिति के सदस्य के रूप में नामांकित नहीं किया जा सकता। ये भी स्टेटमेंट आपका आ सकता है। आपको ध्यान में रखना है कि अगर कोई मिनिस्टर है तो किसी भी स्थायी समिति के सदस्य के रूप में उसको हम नामांकित नहीं कर सकते। प्रत्येक स्थायी समिति का कार्यकाल गठन की तारीख से 1 वर्ष तक इन स्थायी समितियों का कार्यकाल होता है, फिर वापस इन स्थायी समितियों का गठन कर दिया जाता है। क्लियर? तो ये थी कि संसद में वर्तमान में स्थायी समितियों की संख्या कितनी है? 24। अगला सवाल है, हाल ही में विश्व के दूसरे सबसे बड़े लिथियम भंडार का पता चला है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि विश्व का दूसरे सबसे बड़े लिथियम भंडार है सॉरी उसका पता चला है। कहाँ पर है? हमीदान, जम्मू कश्मीर, सालार्डी अटाकामा या ग्रीन बसेज? तो याद कर लो, इसका राइट आंसर होगा हमीदान। लिथियम के सबसे बड़े भंडार है वो क्षेत्र है, वहां पता चला है। वो कहाँ पर है? हमीदान में है। राजस्थान में हाल ही में, ये तो सबको पता होगा क्योंकि बहुत चर्चा में रहा, फिर भी देख लेते हैं कि राजस्थान में कितने नए संभाग बनाने की घोषणा की गई है। तो 2, 5, 9 या 3? तो इसका राइट आंसर होगा 3 नए संभाग बनाए जाने की घोषणा की गई है। वर्तमान में संभाग कितने हैं? 7। वर्तमान में संभाग है 7 और अपने जिले कितने हैं? 33। अभी राज्य सरकार ने नई घोषणा करी है कि 3 नए संभाग बनाएंगे। कौन कौन से? बांसवाड़ा, पाली और सीकर। 3 नए संभाग बनाए जाने की घोषणा की है और 19 नए जिले बनाए जाने की घोषणा की गई है। अब आपको सवाल ये आए ना आए, ये सवाल जरूर आएगा आपके कि वर्तमान में नए जिले और संभाग बनाए जाने की घोषणा की गई है या 19 जिले और 3 नए संभाग बनाए जाने की घोषणा की गई, ये किस समिति की सिफारिश पर इनकी घोषणा की? तो वो एक समिति गठन की गई थी, किसके अध्यक्षता में? राम लुभाया की अध्यक्षता में। ये सवाल आपका पक्का आएगा, ध्यान रखना कि नए जिलों और संभाग है इनकी स्थापना किस समिति की सिफारिश पर की गई थी। तो इसके लिए राज्य सरकार ने एक समिति की स्थापना की थी, वो था राम लुभाया समिति। तो उनकी सिफारिश पर इनका गठन किया गया है। अभी थार महोत्सव चल रहा था, तो थार महोत्सव 2023 का शुभारंभ कहाँ से हुआ है? जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, जयपुर। तो याद रखना दोस्तों, थार महोत्सव का आयोजन कहाँ पर होता है? हमेशा बाड़मेर में। थार महोत्सव कहाँ पर? बाड़मेर में। ये हर महोत्सव में जब भी इसका आयोजन होता है तो हम अपनी क्लास में इसको कवर करते हैं। तो आप साथ साथ में याद रखा करो कि थार महोत्सव बाड़मेर में। राजस्थान इंटरनेशनल एक्सपो, बजट में घोषणा की थी कि इसका आयोजन किया जाएगा, राजस्थान इंटरनेशनल एक्सपो। तो इसका आयोजन निम्न में से कहाँ किया जा रहा है? तो हमें ध्यान में रखना है जोधपुर, जयपुर, अलवर, बीकानेर। तो इसका राइट आंसर होगा राजस्थान इंटरनेशनल एक्सपो का आयोजन जोधपुर जिले में किया जा रहा है। अगला सवाल है, राजस्थान कौशल एवं आजीविका विकास निगम की ओर से इंडस्ट्रीज कनेक्ट 2023 का आयोजन निम्न में से कहाँ किया गया? सबसे पहले तो आपको ध्यान में रखना चाहिए कि जो इंडस्ट्रीज है उनको कनेक्ट करना है ताकि कौशल का विकास किया जा सके, ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार बढ़ाया जा सके। तो इस इंडस्ट्रीज कनेक्ट 2023 का आयोजन कौन कर रहा है? राजस्थान कौशल एवं आजीविका विकास निगम कर रहा है। और कहाँ पर हो रहा है? अलवर जिले में, जोधपुर जिले में, सी आपका जयपुर, डी आपका बीकानेर।
तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों अलवर जिले में हो रहा है। अलवर जिले में भी स्पेसिफिक जगह कहाँ पर, भिवाड़ी में इसका आयोजन किया गया है। तो ध्यान में रखना, इंडस्ट्रीज कनेक्ट 2023 का आयोजन अलवर जिले के भिवाड़ी में किया जा रहा है। अगला सवाल है जोजिला दर्रा कहाँ स्थित है। अब आप बोलोगे ये क्यों, ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि जोजिला दर्रा फिर से चर्चा में आ गया। सर्दियों में जोजिला दर्रा क्या है, उसको बंद कर देते हैं। अब जैसे ही सर्दियां खत्म हुई है तो जोजिला दर्रा है उसको वापस से खोल दिया गया है। तो ये इसकी लोकेशन कहाँ पर है देखते हैं, अक्साई चेन के पूर्व में, लेह के पूर्व में, गिलगिट के उत्तर में या लद्दाख के कारगिल जिले में। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों लद्दाख के कारगिल जिले में जोजिला दर्रा है वो स्थित है। एक उच्च पहाड़ी दर्रा है, दर्रा लेह और श्रीनगर दोनों को जोड़ता है, उसके कनेक्ट करता है। यह केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख और कश्मीर के बीच भी एक तरीके का महत्वपूर्ण संपर्क मार्ग है। सर्दियों के दौरान भारी बर्फबारी होती है तो इस वजह से इसका जो लद्दाख क्षेत्र है उसका कश्मीर से जो कनेक्शन है वो कट जाता है बिल्कुल। अभी सर्दियों के बाद इस दर्रे को वापस खोल दिया गया है तो फिर से ये चर्चा में है। अगला और लास्ट सवाल है अपना कि नासा का एक मिशन है, उसका नाम है मैगेलन मिशन। नाम सुना होगा सबने नासा का। सबसे पहले ये ध्यान रखो कि ये मैगेलन मिशन है, ये किसका है, नासा का, इसरो का, यूरोपीय स्पेस एजेंसी का या किसी और का। तो हमें ध्यान में रखना है मैगेलन मिशन का संबंध किससे, नासा से है। तो इसका संबंध किस ग्रह से है, शनि ग्रह से, शुक्र से, बृहस्पति से या मंगल से। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों शुक्र ग्रह से। अभी ये चर्चा में इस वजह से रहा कि ये जो नासा का मैगेलन अंतरिक्ष यान है इसने विभिन्न कक्षाओं से शुक्र ग्रह की जो सतह है उसकी कुछ तस्वीरें भेजी है। तो वो 2 वर्षों में जिसमें ये देखा गया है कि लगभग 2 सालों में 2 या 3 बार वहाँ क्या है ज्वालामुखी गतिविधियाँ हुई है ना। उसकी उन तस्वीरों से ये लग रहा है कि कुछ इस तरीके की जो ज्वालामुखी से संबंधित जो भी घटनाएं हैं वो नासा के जो शुक्र ग्रह है इस मैगेलन अंतरिक्ष यान ने इन तस्वीरों के माध्यम से ये बताने की कोशिश की है। इस वजह से ये मैगेलन मिशन है ये चर्चा में है। तो ध्यान रखना मैगेलन मिशन किसका है, नासा का है और ये शुक्र ग्रह से संबंधित मिशन है। चलो दोस्तों आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट वीक फिर मिलते हैं एक नई करंट अफेयर की क्लास के साथ। आप इन क्लासों को बार बार रिवीजन कीजिए। ईओ के जो आपका पेपर है उसमें भी करंट अफेयर से संबंधित आपके सवाल बहुत आने हैं। तो वो ये क्लासें पिछले मई से लेके और अब तक की जो भी है या आगे वाला जब तक आपकी एग्जाम होगी जब तक, तो वो आप कंटिन्यू उनको एक तरीके से रिवीजन कर लीजिए। आपको पहल अकेडमी पे पीछे जो भी आपने लास्ट मई से लेकर के अब तक की जो भी क्लासेज है वो आपको वहाँ पर PDF अवेलेबल हो जाएगी। तो आप इन क्लासों को कंटिन्यू देखिए और रिवीजन कीजिए अपना। थैंक यू।